हम क्लास 10th के ज्योग्राफी सेक्शन जो सामाजिक विज्ञान का बुक है उसमें ज्योग्राफी सेक्शन को कर रहे थे। इसमें हमारा चैप्टर था संसाधन एवं विकास। तो हमने इसमें काफी कुछ अध्ययन कर लिया था। आगे देखते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इसके लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। मृदा संसाधन, इसके आगे का जो हमने पहले ही पिछले वीडियो में कवर कर लिया है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवांत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाता है। मृदा बनने की प्रक्रिया में उपजाऊ जनक शैल और स्तरण शैल, जलवायु, वनस्पति व अन्य जैव पदार्थ व समय मुख्य कारक होते हैं। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की प्रक्रिया, पवन, हिमनदी अपघटन प्रक्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। यानी कि ये जो प्रक्रियाएं होती हैं ये बहुत ही हेल्पफुल रहती हैं। इसके लिए जो मृदा का जो बनने की प्रोसेस होती है मृदा की, उसमें मृदा में कुछ होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मतलब दोनों तरह के जो पदार्थ होंगे उनसे बनेगी। ह्यूमस से भी बनेगी और अजैव दोनों प्रकार से पदार्थों से मिलकर बनती है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों उनके रंग, गहराई, गठन, आयु और रासायनिक और मृदा से बना है। यह रासायनिक और भौतिक, यहाँ पर देखते हैं, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं का निम्नलिखित प्रकार होता है। यहाँ देखिए मृदा के टाइप्स कुछ हैं। जैसे आपके पहले क्या है, यहाँ पर ऊपरी संस्तरण की मृदा है, उप मृदा, अपक्षयी चट्टानें, बालू, गाद, सिल्ट और मृतिका है दूसरे स्तर पे। तीसरे पे अध स्तरीय अपक्षयीकृत आधारी चट्टानें हैं, अपक्षय रहित आधारी चट्टानें हैं। इसके बाद तो इसके देखते हैं मृदाओं का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच भू आकृतियां, जलवायु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं भी विकसित हुई हैं। जलोढ़ मृदा, यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। यहाँ सकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान, गुजरात तक फैली हैं। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट, मृतिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भाग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं और ऐसी मृदाएं पर्वत की तलहटी पर बने मैदानों द्वारा जो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाए जाते हैं। मोटे जो बालू के कण होते हैं वो कहाँ होते हैं, पर्वत के तलहटी क्षेत्र, यानी जहाँ पर पर्वत खत्म हो रहे हैं और भूमि शुरू हो रही है उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। कणों के आकार और घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी की जाती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की होती है। एक तो पुरानी जलोढ़ जिसे बांगर कहा जाता है और नया जलोढ़ जिसे खादर कहा जाता है। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं। खादर मृदा में बांगर की तुलना में ज्यादा महीन होते हैं कण। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटाश, फास्फोरस, चूना युक्त होती हैं जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों व दलहनों फसली के खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। अधिक उपजाऊ के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों में मृदाएं अधिक क्षारीय होती जाती हैं।
इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इसकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। आगे नेक्स्ट देखिए काली मृदा। काली मृदा क्या है? इन मृदाओं का रंग काला होता है, इन्हें रेगर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार बेसाल क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती है और लावा जनक शैलों से बनी होती है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती हैं। और ये देखिए, ये यहाँ पर मृदा का कौन सी मृदा कहाँ पाई जाती है, तो ये दिखाया गया है पर्वत और वन वाला क्षेत्र। ये है आपका इधर है, इधर है पर्वत और वन वाला, ये पर्वतीय क्षेत्र है। और जलोढ़ वाला क्षेत्र देखिए, जलोढ़ वाला जो क्षेत्र है हमारा, ये जलोढ़। आगे लाल और पीली, ये लाल और पीली है, लाल और ये पीली, लाल नल पीली है। और ये आपका हो गया जाके कौन सा, लाल पीली हो गई, और ये आपकी हो गई जाके काली, ये काली हो जाएगी, काली मृदा। और लेटराइट, इन क्षेत्रों में लेटराइट होती है। और शुष्क क्षेत्र देखिए आपका कहाँ है, शुष्क क्षेत्र की मृदा आपकी कुछ हद तक यहाँ पाई जा रही शुष्क। आगे देखते हैं, ये देखिए काली मृदा का इस तरह का आकार होता है। और ये देखिए पानी की कमी से ये मृदा फटी फटी सी होती है, ये लेटराइट मृदा है। देखिए दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली होती है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृतिका से बनी है। इसका नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। इसमें अच्छी तरह से वायु का मिश्रण हो जाता है। गीली होने के कारण ये मृदाएं चिपचिपी होती हैं और इनमें जोतना मुश्किल होता है। इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। अब आते हैं दूसरी टाइप की मृदा, जो कि पीली मृदा जो है। पीली मृदा लाल लाल मृदा दक्कन, लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टानों के पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल मृदा और पीली मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिण छोर पर पश्चिम घाट की पहाड़ी पर पाई जाती है। इन मृदाओं को लाल रंग के रेवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसरण के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। अब देखिए यहाँ पर, ये आप देख लीजिए, ये पीली जो ये क्षेत्र है आपका लाल पीली मृदा का, कौन सा, ये वाला और ये वाला क्षेत्र है ना। आगे देखते हैं अपनी नेक्स्ट मृदा कौन सी है हमारी, लेटराइट मृदा। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निछालन या लीचिंग का परिणाम है। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी और अम्लीय, यानी कि पीएच क्या होता है, इस पीएच जो होगा ग्रेटर देन 6.0 होती है। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्व की कमी होती है और यह अधिकतर दक्षिण राज्यों महाराष्ट्र के पश्चिम
घाट क्षेत्रों में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है, जहाँ मिट्टी में पर्णपाती सदाबहार वन मिलते हैं। यहाँ ह्यूमस पर्याप्त रूप में पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्धशुष्क पर्यावरण में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। स्थल रूपों से उसकी स्थिति के अनुसार उसमें मृदा अपरदन, भूमि निम्नीकरण की संभावनाएं होती है। मृदा संचरण की उचित तकनीकी अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। यानी कि लेटराइट की मृदा में काजू की खेती होती है। लेटराइट मृदा देखिए आप, लेटराइट मृदा का क्षेत्र कौन सा है? ये क्षेत्र हो गया लेटराइट मृदा का, है ना, ये क्षेत्र हो गया, और कुछ ये क्षेत्र हो गया, और कुछ आपका पूर्वोत्तर का क्षेत्र भी लेटराइट मृदा का ही है। जैसे ये क्षेत्र है लेटराइट मृदा का, ये क्षेत्र है लेटराइट मृदा का, है ना। आगे देखते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक ही बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक है। मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंतःस्यादन या इनफिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा को सही तरीके से संचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। और ये देखिए आपकी, ये मरुस्थलीय मृदा है और ये राजस्थान के क्षेत्र में ही पाई जाती है। आगे देखिए वन मृदा। ये मृदा आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढलान में इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय से हिमाच्छित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है और ये अधिक सिलिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में, विशेषकर नदी सोपान और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदा उपजाऊ होती है। अब आता है मृदा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, मृदा अपरदन और संक्षरण। मृदा के कटाव, उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा को बनने और अपरदन की क्रिया के आमतौर पर साथ साथ चलती है। दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन आदि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है और प्राकृतिक तत्व जैसे कि पवन, हिमनद, जल मृदा अपरदन करते हैं। कौन कौन से? पवन, हिमनदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिसे अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं होती और इसे उत्खात भूमि या बैड लैंड कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि के खट भूमि कहा जाता है। देखिए यहाँ पर मृदा अपरदन इस तरह कुछ होता है, यानी कि बीहड़ टाइप में बन रहा, ऊपर है भूमि क्षेत्र है, नीचे नदी बह रही है ना। तो चंबल बेसिन में ऐसी भूमि के खड्ड भूमि कहा जाता है। कई बार विस्तृत क्षेत्र के ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है जल, और ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र में ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है और इसे चादर अपरदन या शीट इरोजन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा के उड़ा ले जाना की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहते हैं। कृषि में गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। गलत तरीके से या हल चलाने से, ढाल के ऊपरी से नीचे की ओर हल चलाने से और वाहिकाएं बन जाती हैं, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से अपरदन का कटाव करता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती
है और इससे समुच्च जुताई कंटूर पॉविंग कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करता है, मतलब एक खेत ऊपर है, फिर उसके बाद एक खेत और बन जाएगा, उसी से थोड़ा सा नीचे, फिर उसी से थोड़ा नीचे। तो जो भूमि कटाव भी होगा या कुछ बह की मिट्टी आएगी तो इस पे आएगी, इससे बह के इस पे जाएगी, तो बहुत ज्यादा जो है नुकसान नहीं पहुंचेगा। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान और सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है और बड़े खेतों की पट्टियों में बांट बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। ये पौने द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं और इस तरीके से को पट्टी कृषि या स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। पेड़ों को कतार में लगाकर रक्षक या शेल्टर बेल्ट मेखला बनाना भी पवन की गति को कम करना। इस रक्षक पेटियों से पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मतलब ये अगर जो आप खेत है तो इसके तरफ अगर जो पेड़ लगा देते हैं तो क्या होगा, भूमि जो हवा रहेगी उसका जो है वो उतना नहीं उड़ा पाएगी, क्योंकि इनसे टकरा जाएगी, और जो बारिश का जल भी होगा उनसे उसको भी ये पेड़ रोकेंगे, है ना। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अगर जो वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है, अगर कुछ भी समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे वीडियो पाने के लिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।